प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने कहा कि फिराक के बाद वफा गोरखपुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने योग्य है। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बताते चले कि वफा गोरखपुरी के 23वें काव्य संग्रह एहसास-ए वफा का विमोचन होटल प्रगति इन में किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त USO इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त विजेता उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से सोगरा मेहंदी पुरस्कार पाने वाले और उर्दू भाषा के संवर्धन में समर्पित सुंदर कवि एवं शिक्षा शास्त्री तारकेश्वर नाथ श्रीवास्तव एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन व गोरखपुर विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर R.D. राय, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दरक्षा ताजवर, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी कैफुलब्र अंसारी और डॉक्टर दुष्यंत सिंह रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम का आरंभ डॉक्टर अशफाक अहमद, उमर फर्रुख जमाल और अरशद रही द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत कर किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दरक्षा ताजवर के उद्बोधन से हुई। उन्होंने गोरखपुर और उसके आसपास उर्दू भाषा और साहित्य की सेवा में जुटे गैर मुस्लिम कवियों और लेखकों का परिचय कराया। वफा गोरखपुरी की सेवाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वफा साहब गंगा जमुनी संस्कृति की जीती जागती मिसाल है। वो केवल एक नेक दिल इंसान ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कवि भी हैं। उर्दू और हिंदी भाषण के प्रति उनकी सेवाएं हमेशा याद की जाएगी। इस अवसर पर प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन को वफा फैंस क्लब ने उनके उर्दू साहित्य में आदित्य योगदान के लिए सपासनामा से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, एहसास-ए वफा को मैंने सरशरीर तौर पर देखा है और इसने कई जगहों पर मुझे चौंकाने पर मजबूर किया। वफा सबकी कविता में हर रंग और स्वर मौजूद है जो पाठकों को आकर्षित करती है। उनकी भाषा की सरलता और गहराई पाठकों का दिल जीत लेती है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि फिराक के बाद गोरखपुर के इतिहास में वफा गोरखपुरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर R.D. राय ने कहा कि वफा गोरखपुरी अपनी कविताओं से समाज को एक दर्पण दिखाया है। उनकी रचनाएं सुधारात्मक है और आधुनिक विचारों व दर्शन से भरी हुई है। वह किसी भी ताजा मुद्दे को अपनी लेखनी में शामिल करने से नहीं चूकते। कैफुलब्र अंसारी ने कहा कि वफा गोरखपुरी का नाम गोरखपुर जैसे बहुसांस्कृतिक शहर के बड़े साहित्यकारों की सूची में शामिल है। उन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। डॉक्टर दुष्यंत सिंह ने कहा कि वफा साहब की कविताएं मानवता के दर्द का आईना है। उनकी रचनाओं में सरलता और पारदर्शिता स्पष्ट दिखाई देती है। वफा गोरखपुरी ने अपने संग्रह की कुछ कवि बताएं सुनाई। अपनों में और गैरों में खींचे गए बहुत, हम दोस्ती के नाम पर लूट गए बहुत। इसके बाद उन कवियों ने भी अपने अपने काव्य प्रस्तुत किया जिसका संचालन फर्रुख जमाल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर शोएब नदीम ने पढ़ा कि साया है मेरे सर पर अभी आसमान का, एहसान क्या उठाऊं किसी साहिबान का। सलाम फैजी ने पढ़ा कि मैं दोस्तों की अजब सर जमीन में उतरा, कोई तो दिल में कोई आस्तीन में उतरा। इसके अलावा डॉक्टर मसरूर बहार, डॉक्टर रशीदा, डॉक्टर फरीद कमर, फुरकान फरहत, शाकिर अली शाकिर ने भी कलाम पेश किया। कार्यक्रम समापन अरशद रही ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए बताया कि ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब आप दिल्ली से एक बस में तशरीफ यहाँ पर गोरखपुर लाए हुए हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम के मुतालिक आज यहाँ पे रस्म इजरा होनी है जनाब टी.एन. श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी की किताब एहसास-ए वफा का। आज इसी हवाले से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो इस तरह की किताबें मंजर आम पर आ रही हैं, उर्दू की किताबें, उर्दू के लिखने वाले, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो हिंदी में अपना कलाम लोगों के रूबरू लेकर के आ रहे हैं। पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ वफा गोरखपुरी साहब को कि उनकी ये 23वीं किताब जो शेरी मजमुआ है एहसास-ए वफा की रस्म इजरा हो रही है। पहले मैं इस किताब के हवाले से बात करना चाहता हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये गोरखपुर की जो धरती है वो हमेशा इल्म अदब की धरती रही है। वो रघुपति साहब की बात करें या टी.एन. श्रीवास्तव साहब की बात करें तो ये एक गोल्डन चेन है। इस गोल्डन चेन को हम कहते हैं कि ये अदीबों और शायरों का गोल्डन चेन है जिसने हमारे समाज को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को, हमारी तहजीब सकाफत को अदब के जरिए पेश किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि देखिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं
जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए, उसके बाद उस शहर में वो सिलसिला खत्म हो गया। शुक्र की बात है कि गोरखपुर जैसे शहर में जहाँ फराक का नाम लिया जाता है, मजनू का नाम लिया जाता है, वहाँ वफा साहब भी अभी बाहयात हैं, और सिर्फ बाहयात नहीं है बल्कि लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और शायरी के जरिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को पेश कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस गोल्डन चेन का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, उस सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी वफा गोरखपुरी साहब है। और ये गोरखपुर की धरती का एक कर्ज है कि इल्मो अदब के एतबार से जो शख्स काम करता है उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमें एतराफ करना चाहिए कि उनका ये अदबी और तहकीकी काम है। मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आया कि मैं ये समझता हूँ कि अदब का काम करने वाला शख्स दुनिया के या हिंदुस्तान के किसी भी धरती पर हो, उसकी पजीराई होनी चाहिए, तहसीन होनी चाहिए, एतराफ होना चाहिए। तो मैं दरअसल इसी एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ आया हूँ और वफा गोरखपुरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात कि हिंदुस्तान की वो जबान है, दो जबान, दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक ही धरती पे दो जबानें हो, दोनों बहनें हो और दोनों एक जैसी बोली जाती हो। कहा जाता है कि हिंदी और उर्दू, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि हिंदी और उर्दू के हवाले से क्या है कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वाह, हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, हम ख्वाब देखते हैं वो देखते हैं सब, वाह है ना। तो आप सपना देखिए या ख्वाब देखिए, जबान दोनों हिंदुस्तान की है, अपनी बात पहुंचानी चाहिए, उर्दू लिपि में भी पहुंचाइए, हिंदी लिपि में पहुंचाइए, ज्यादातर लोगों तक पहुंचता रहे, ये बड़ी बात है। तो हम इसको सराहते हैं कि चूंकि हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल लिंग्विस्टिक का मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ लिसानी जबानें बोली जाती है, जहाँ मुख्तलिफ तहजीब है, तो वहाँ अगर मुख्तलिफ जबानों में शेर व शायरी और अदब की तखलीक होती रहेगी तो पूरे हिंदुस्तान की धरती की अजमत को बुलंदी मिलेगी। तुम्हारा सवाल है कि उस बुलंदी के सिलसिले में वफा गोरखपुरी साहब का भी नाम शामिल। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, आपका बहुत तवील अरसा उर्दू जबान की खिदमत में गुजरा है, तो मैं चाहता हूँ कि आज इस वक्त मौजूदा हालात में उर्दू जबान का जो है मुस्तकबिल क्या है और हाल में उर्दू जबान कहाँ तक परवाज कर रही है, इसके मुताबिक जरूर बताएं। देखिए, हम कहते हैं कि लैंग्वेज जो है किसी भी मुल्क की कल्चरल एम्बेसडर, जबान जो है तहजीब की सफीर। अब आप देखिए, मैं तो खुद से नहीं कुछ कह सकता, आप देखिए कि समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो न्यूयॉर्क का है, जो हर 2-3 साल के बाद एक सर्वे रिपोर्ट लाता है, 2018 का सर्वे रिपोर्ट SIT जो न्यूयॉर्क में है, समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, उसकी रिपोर्ट ये है कि दुनिया में तेजी से मकबूल होने वाली जबानों में उर्दू 10वें नंबर पर, और दुनिया में बड़ी जबानों में उर्दू 11 नंबर पर है, और दुनिया में बोली जाने वाली जबान के एतबार से उर्दू हिंदू वो मिक्स करते हैं, वो 4थे नंबर पर है। और एक और बात बताऊं कि पूरी दुनिया में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, उर्दू तहजीबी एतबार से दूसरे नंबर पर है, जिसने पूरे ग्लोब में इतना ट्रेवल किया कि 72 ममालिक में उर्दू की बस्तियां मौजूद। और सुनिए कि 2015 में यूके में यानी बरतानिया में एक सर्वे हुआ कि सरकारी जबान के अलावा तीसरी चौथी जबानें कौन है। 2015 में उर्दू 4थे नंबर पर थी। 2018 का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, वहां इंग्लैंड में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानें हैं उसमें उर्दू 3रे नंबर पर है, और कोई ऐसी जबान नहीं है जहां दूसरी जबानें सेकंड लैंग्वेज पे हो। खलीज में चले जाइए, पूरे खलीजी ममालिक में, सऊदी अरबिया में, UAE में उर्दू कम्युनिकेशन के एतबार से ये 2 नंबर की जबान है। अब आप समझ सकते हैं कि जब उर्दू के या हिंदी या दूसरी जबानों के बारे में लोग कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उर्दू नहीं तरक्की कर रही है। मेरा ख्याल है कि यह नोशन बहुत गलत है। हिंदुस्तान की सारी जबानें, यहाँ तक के कोने में पढ़ी हुई जबानें जो साउथ इंडिया की जबान है, तमिल है, तेलुगु है, वो जबानें भी तरक्की कर रहे हैं। और ये तो मेन स्ट्रीम की जबान है उर्दू, जो पूरी दुनिया में बोली जा रही है। 72 इसकी कॉलोनी मौजूद है जिसको उर्दू की नई बस्तियां कहते हैं, जहाँ लिखने वाले वहां मौजूद है। BBC का आप निकाल कर देख लीजिए, वो कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान छोड़ करके कितने मिलियन। तो ये सारी चीजें लोग कहते हैं, लेकिन जबान तो अपनी धरती में समोई हुई है। तो अगर हमारी जबान दूसरे मुल्कों में बोली जा रही है, इसका मतलब हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति उस भाषा के माध्यम से वहां समझी जा रही है, समझाई जा रही है और पढ़ी जा रही है और पढ़ाई जा रही है। वफा गोरखपुरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 23वां गजल संग्रह
आपका आ चुका है। तो आज के दौर में जब लोग कागज और कलम से अपना रिश्ता बहुत दूर कर चुके हैं, इन हालात में आप कैसे वक्त निकालते हैं जबकि आपका 23वां गजल संग्रह सामने आ चुका है एहसास वफा की शक्ल में? देखिए, ऐसा है, उर्दू से मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। मेरे वालिद साहब, वालिद तो नहीं, वालिद के वालिद साहब शायर थे, और वो जब मैं पढ़ता था, करीब BA प्रीवियस फाइनल में था, तभी वो हमको शेर सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत सख्त बीमार थे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम थोड़ा मेरी शायरी करते हो, मेरे पास आओ, कोई शेर सुनाओ। तो मैं उस जमाने में उनको एक शेर सुनाया। दुश्मनी से दोस्ती को हम निभाते जाएंगे, आग नफरत की हर एक दिल से बुझाते जाएंगे, और तुम हमारे राह में कांटे बिछाओ, शौक से हम तुम्हारे राह में फूल बिछाते जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी शायरी में तो इंसानियत, मोहब्बत की पूरी शायरी है, मोहब्बत की बीमारी है, तुम शायरी सीखो और लिखना शुरू करो। तो उनकी बातों ने मुझे मुतासिर किया, और मैं BA फाइनल में था, तो अपनी तो नहीं लेकिन दूसरे की गजल पढ़ दिया। हास्यप्रद गजल को बद्री प्रसाद जी, तो मलिक ज्यादा मंजूर साहब अनाउंसमेंट वो निजामत कर रहे थे, उन्होंने मन से कहा कि आपका 420 का मुकदमा चल जाएगा। मैंने कहा, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा दूसरे की गजल आपने पढ़ दी, चोरी की, दिस मच अफ्लिक्टेड मी मच। मैं बहुत दुखित हुआ, और तब से मैं कहा कि मैं खुद का शुरू करूँगा। मैं लिखना शुरू किया। इत्तेफाक से 1969 में बीबी गिरी साहब आए बलिया में, और मैं B.Ed में था, तो मंच पर किसी को नहीं बुलाया गया। मैं बलियाबी करके लिखता था, TN बलियाबी। मंच पर मुझको बुलाया गया, और मैंने एक शेर पढ़ा, और उस शेर पर हमको तत्कालीन चंद्रशेखर जी, जो प्रधानमंत्री हुए, सोशलिस्ट पार्टी में थे, उन्होंने मुझको 30 रुपए का इनाम दिया। यहीं से मेरा मनोबल बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैं 1980 के लिखना शुरू किया, क्योंकि उर्दू से मुझको बड़ा लगाव था। इसमें मिठास है, अपनापन है। जैसे मान लीजिए कोई अगर कहे हिंदी में कि तुम तो ईद के चांद होते जा रहे हो, नहीं, जैसे कोई कहे कि देश की आबादी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, मैं अगर इसको उर्दू में कह दूं कि हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा है, देखने में भी बढ़िया, सुनने में भी, और क्या नाम है, मुख्तसर अंदाज में इसको पेश भी किया जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें कोई कवि कहता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, उर्दू से इतना लगाव है। हमें कोई शायर कहता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझको उर्दू जबान प्यारी है, इसलिए मुझको इससे यारी है, और मैं भी उर्दू गजल का शायर हूँ। ऐ वफा शाम क्या हमारी है। मैं आज भी रिटायर्ड हो गया, लेकिन आज भी मैं लिखता हूँ। हिंदी उर्दू दोनों विधाओं में मैंने रचनाएं की है, और मेरा तो बल्कि ये भी है, आने वाले समय में हमारी 24वें गजल संग्रह भी आवे, मैं लिखता रहूँ। बदले तो सबने कही है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि आपने ब्रेल लिपि में जो है उसके बारे में बताइए। ब्रेल लिपि में हमारी 2 गजलें हैं, हिंदुस्तान के बहुत शायरों, वो किसके लिए ये भी बताइए। वो दिव्यांगों के लिए, जो उसको पढ़ सके, जो नेत्रहीन है उनके लिए गजल है, जो उसको पढ़ सके ब्रेल लिपि में। तो हमारी गजल 2 गजलें, जो क्या नाम है, संग्रह निकला था, खिदमत क्या था, तो उसमें हमारी 2 गजलें हैं, उसमें ब्रेल लिपि में अंधे पढ़ते हैं। और APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब आपको अवार्ड दिया, राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सम्मानित भी किए गए, कैसा महसूस किया उस वक्त आपने? ऐसा है, वो तो अजीब मंजर था। 18 सेकंड का समय मिलता है हाथ मिलाने का, वो प्रमाण देने का। मैं 35 सेकंड ले लिया। जब मैं गया वहाँ पर, तो मंच पर अब्दुल कलाम साहब से मैंने एक शेर पढ़ दिया। हाथ मिलाए, दे रहे थे इनाम, मैंने एक शेर पढ़ा। मैंने कहा सर आई वांट टू रिसाइट ए शेर। उन्होंने कहा यू ए पोएट आल्सो। मैंने कहा नॉट ओनली ए पोएट बट ए शायर आल्सो। उन्होंने कहा नॉट ओनली एजुकेशनिस्ट बट ए शायर आल्सो। उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो। बगल में मंत्री जी थे, कैबिनेट मंत्री, कह रहे थे सर आपका समय हो गया। मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, वो मेरा हाथ पकड़े हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ भी न था, मगर मुझको आपकी दृष्टि ने किया ऊंचा, हौसला आपने जो मुझको दिया, मैं वफा हो गया ऊंचा। कलाम साहब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे। अजीब मंजर था। 35-40 सेकंड में ले लिया, और यही था
वो शेर इतना अपील किया कि मेरा फोटोग्राफ मक्का मदीना में कलाम साहब के साथ लगा है। बाईस फख्र की बात है। उर्दू पूरा देश विदेश के पत्रकार आते हैं। मेरा मक्का मदीना में भी कलाम साहब के साथ मेरा फोटो लगा है। उर्दू से लगाव है, आज भी मैं लिखता हूँ। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर पूर्व हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने गोरखपुर की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा होगा और आज उसी एक गंगा जमुनी तहजीब के नुमाइंदा शायर वफा गोरखपुरी कि आज 23वें गजल संग्रह का यहाँ पर विमोचन होना है, तो मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर की गंगा जमुनी तहजीब और वफा गोरखपुरी किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा सवाल किया है आपने। गोरखपुर की पहचान गंगा जमुनी तहजीब के कारण ही है। इस शहर ने उर्दू और हिंदी दोनों ही क्षेत्रों को महत्व दिया है। वफा गोरखपुरी का यह 23वां गजल संग्रह है। इससे पहले आए हुए 22 संग्रहों को भी मैंने देखा है, पढ़ा है और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि फिराक गोरखपुरी के बाद वफा गोरखपुरी ने अपनी पहचान बनाई है। आगे चलकर ऐसा कोई प्रश्न खड़ा होगा या ऐसा कोई इतिहास लिखा जाएगा कि गोरखपुर के दो महत्वपूर्ण उर्दू शायरों का नाम बतलाइए, तो निश्चित रूप से फिराक साहब के बाद वफा गोरखपुरी का नाम लिया जाएगा। हिंदी और उर्दू या कि उर्दू और हिंदी की बात उठी है अभी, मैं ये कहना चाहता हूं इस अवसर पर दोनों में भेद नहीं है। अभी पहले डॉक्टर साहब ने बतलाया, दिल्ली से आए हुए हैं, कि उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों सगी बहनें। उर्दू ने हिंदी को आगे बढ़ाया है और हिंदी ने उर्दू को आगे बढ़ाया है। अपने भारतीय संविधान में भी 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में उर्दू भी एक है। उर्दू एक महत्वपूर्ण भाषा है, बहुत प्रभावशाली भाषा है। कई बार हिंदी की वकालत करते हुए हिंदी के विद्वान या कि हम सभी लोग कह बैठते हैं, उर्दू को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन ठीक से देखा जाए बिना उर्दू की शब्दावली के, बिना उर्दू के विशेषणों के हिंदी थोड़ी दयनीय नजर आती है। और जब उसमें उर्दू की शब्दावली आ जाती है, उर्दू को प्रवेश मिल जाता है, तो हिंदी और प्रभावशाली हो जाती है। पूरे संसार में 2797 भाषाएं हैं। 2797 भाषाएं, 3 कम 2800, और उनमें भी कहा जाता है और सर्वेक्षण निकलकर सामने आया है कि 13 भाषाएं महत्वपूर्ण है दुनिया के स्तर पर। उन 13 भाषाओं में हिंदी का नाम तो आता ही आता है, सीधे उर्दू का नाम न आकर के बल्कि अरबी का नाम आता है। यानी दुनिया की 13 महत्वपूर्ण भाषाओं में अरबी का नाम और हिंदी का नाम आता है। जाहिर है उर्दू का प्रस्थान अरबी से ही हुआ है। तो उर्दू ने अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है, यह जरूर है। हिंदी वाले भी ऐसा कर रहे हैं और उर्दू के शायरों को भी चाहिए कि जो उर्दू की शास्त्रीयता है, यानी उसका जो शास्त्रीय ताना बाना है, उससे थोड़ा निकलकर लोक की जबान को लेते हुए गजल के क्षेत्र में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। ऐसा होने से होगा यह कि हमारा महत्वपूर्ण शायर आम जन के पास तक पहुंच सकेगा, आसानी से पहुंच सकेगा। आज के अवसर पर वफा गोरखपुरी
साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण कृत्य के लिए। और अभी बातचीत में जानकारी मिली है मुझे कि वफा साहब 77 वर्ष के हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम 75 के बाद ही आता है। मैं नहीं कहने जा रहा हूं कि 23 आ चुका है तो कहीं से कोई कमजोर है, लेकिन श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम देने की उम्र उनकी अब आई है। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचा। रामचरितमानस तुलसीदास के 77वें वर्ष की उम्र में सामने आया। अब मानस के बारे में बतलाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया का महत्वपूर्ण ग्रंथ। वैसे ही वफा साहब भी कोई एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अब 77 के बाद लेकर हमारे सामने आएंगे। उनको बहुत बहुत बधाई।